Difficulties always come in your path of success. Difficulties always come in your path of success, but you should never have to scare or fear with them. But you should never have to scare or fear with them. Even you have to fight and win with these difficulties. जी हाँ दोस्तों, हिंदी में बताऊं, कठिनाइयां हमेशा आएंगी, कठिनाइयां हमेशा आएंगी आपके सफलता की राह पर, कठिनाइयां हमेशा आएंगी आपके कामयाबी की राह पर। लेकिन दोस्तों, आपको उनसे घबराने की या फिर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तो उनसे लड़ना है और उनसे जीतना है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू आवर चैनल एसके का ज्ञान। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एसके का ज्ञान के लास्ट वीडियो में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ स्टोरी का पार्ट 1, जिसमें हमने दोस्तों उनके हार्ड वर्क के बारे में बात किया था, जो भी जीवन के उनके संघर्ष थे उसके बारे में बात किया था। तो दोस्तों, आपने को बहुत सा प्यार दिया, उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है अगर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जाके देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। तो दोस्तों, पार्ट 1 जैसा ही पार्ट 2 भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो दोस्तों, पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, हमने दोस्तों जो पार्ट 1 का जो हमने एंड किया था, वो दोस्तों वहां से किया था जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नासा गए थे। जी हाँ दोस्तों, नासा यानी कि यूएसए गए थे। जो वहां नासा के उस टाइम डायरेक्टर थे, उन्होंने जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टडीज को देखा तो वो हैरान हो गए, चौंक गए, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से उन्होंने कहा कि आप यूएसए की नागरिकता ले लीजिए, हम आपको भारत से 5 गुना ज्यादा सैलरी देंगे। हाँ दोस्तों, उस टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा सोचा कि मैं यहाँ पे रुक जाऊं, लेकिन फिर जो उनका देश प्रेम था उसने बोला कि नहीं, पैसों के लालच में नहीं आएंगे और देश सेवा के अवसर को हाथ से नहीं गवाएंगे। वो दोस्तों देश वापस आए। यहाँ से हमने दोस्तों पार्ट 1 को खत्म किया था। और दोस्तों, वो जब देश वापस आए, भारत देश वापस आए, तो दोस्तों उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सा काम किया, और जो काम किया वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वे इसरो के स्टार्टिंग यानी कि शुरुआती टीम में ज्वाइन हुए थे। तो दोस्तों, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, कठिनाइयां थी, वो ऐसी थी कि वहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था। इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण वो दोस्तों वहां की जो सेंट मैरिज चर्च था, वो दोस्तों जो वहां का सेंट मैरिज चर्च था, उसको दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड टीम ने सेंट मैरिज चर्च को ऑफिस बनाया अपना। जो दोस्तों नासा से ट्रेन होके यानी यूएसए से ट्रेन होके जो साइंटिस्ट आए थे, वो दोस्तों चर्च में काम करते थे। और दोस्तों, इन्होंने जो कैटल शेड होती है, गौशाला होती है, उसको लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल किया। सोचिए दोस्तों, और समुद्र के किनारे, सी के किनारे ये दोस्तों रॉकेट लॉन्च करते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि समुद्र के किनारे ये अपना रॉकेट लॉन्च करते थे। और वहां के एक चर्च के बिशप का घर था, उसको दोस्तों इन्होंने वर्कशॉप बनाया था अपना। तो दोस्तों, इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच, मुश्किलों के बीच, उन्होंने दोस्तों 1963 में हमारे देश का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। सोचिए दोस्तों, और जो रॉकेट्स के पार्ट्स होते थे, उसको ये साइकिल पे, जी हाँ दोस्तों साइकिल पे, और बैलगाड़ी बोला कार्ट होता है, उस पे ये दोस्तों लेके जाते थे। और दोस्तों इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच वो ये रॉकेट लॉन्च किए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा एक गोल्डन स्टेटमेंट भी आता है, वो ये है दोस्तों कि इफ यू आर इन difficult phase never mind, if you are in difficult phase never mind, because the problems will come and go and come and go। जी हाँ दोस्तों, आप अगर जीवन के मुश्किल दौर गुजर रहे हैं तो दोस्तों घबराइए मत, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो आएंगी,
चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी। ये दोस्तों गीता का भी लर्निंग है दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो उनके गुरु थे उन्होंने गीता, श्रीमद् भागवत गीता दे दी थी। तो दोस्तों ये गीता का भी लर्निंग है। श्रीमद् भागवत गीता में दोस्तों दूसरे अध्याय का श्लोक जो 14 है वो क्या है दोस्तों, वो है आगामी पाइनो। क्या दोस्तों, आगामी पाइनो, यानी कि कठिनाइयां आएंगी और चली जाएंगी, कठिनाइयां आएंगी और चली जाएंगी। तो दोस्तों प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम से फेस करता है, प्रॉब्लम से जो लड़ता है और जो प्रॉब्लम से जीतता है, वो ही दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हो पाता है। तो दोस्तों ऐसा ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया और दोस्तों में प्रॉब्लम से लड़े और उनका डटकर सामना भी किया और वो प्रॉब्लम से जीते भी। और दोस्तों इसी हार्ड वर्क के बदौलत 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसरो का डायरेक्टर घोषित किया गया। और दोस्तों इनके डायरेक्टर अपॉइंट होते ही इनके मन में एक ख्याल आया कि दोस्तों क्यों ना SLV-3 प्रोजेक्ट रॉकेट लॉन्च किया जाए। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे दोस्तों सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है वो होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा सोचा कि वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम के पास उस टाइम दो प्रोजेक्ट थे। क्या क्या दोस्तों, एक था PSLV का और दोस्तों दूसरा था SLV-3। हाँ तो दोस्तों उन्होंने सोचा कि PSLV में 10 रुपए लग जाएंगे और दोस्तों SLV-3 में 10 रुपए लग जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 20 रुपए। क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि दोनों को एक साथ कर दें, तो 14 रुपए में ही हो जाएगा, 6 रुपए सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने ऐसा ही करने का सोचा और गवर्नमेंट से फंड मांगा इसके लिए। तो दोस्तों इंदिरा गांधी ने बोल दिया पब्लिकली कि पैसे नहीं है, फंड नहीं दिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेटली थोड़ा सा फंड दे दिया। और प्राइवेटली थोड़ा सा फंड मिलते ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जान से लग गए। और दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1969 से 1979 तक 10 साल जी जान से काम किया। दोस्तों वो साल के 365 दिन और लीप ईयर में तो 366वें दिन भी काम करते थे। एक दिन में 18 घंटे काम करते थे। और दोस्तों इन पूरे 10 सालों में, ये फैक्ट की भी बात है दोस्तों, 1969 से 1979 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने केवल 2 छुट्टियां ली थी। दोस्तों केवल 2 छुट्टियां ली थी इन्होंने, और वो भी बहुत ही रेयर केस में ली थी। कब ली थी दोस्तों? पहली छुट्टी फादर यानी कि पिताजी के देहांत पे, और दूसरी छुट्टी दोस्तों माता जी के देहांत पे ली थी। दोस्तों इनके लिए कोई संडे नहीं, कोई 26 जनवरी नहीं, 15 अगस्त नहीं, नेशनल फेस्टिवल नहीं, कुछ भी नहीं। ये दोस्तों हर दिन काम करते थे, 18 घंटे काम करते थे। तो दोस्तों ऐसा था इनका व्यक्तित्व। और दोस्तों इतना मेहनत करने के बावजूद भी जब 1979 में जो इनका रॉकेट था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जब लॉन्च हुआ तो दुख से भरी हुई खबर आई कि ये फेल हो गया। दोस्तों ये जब फेल हुआ तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों बहुत ही ज्यादा घबरा गए, इतना घबरा गए कि दोस्तों इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था उस टाइम ठीक से। और ये दोस्तों इतना घबरा गए कि बाहर के लोग अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठा रहे थे इनके ऊपर। और दोस्तों उसी टाइम जो इनके प्रोफेसर थे और दोस्तों उस टाइम ये डायरेक्टर भी थे, वो दोस्तों प्रोफेसर सतीश धवन जी, ये आए दोस्तों। उन्होंने इनको सांत्वना दिया और बोला कि मीडिया और बाकी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। और दोस्तों कॉन्फ्रेंस में ये दोनों लोग आए और कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने इनसे प्रश्न पूछा कि आपने देश का करोड़ों रुपए डुबा दिया, आपको क्या हक था, आपको क्या अधिकार था? तो दोस्तों प्रोफेसर सतीश धवन ने जो माइक था वो खुद की ओर ले लिया, खुद की ओर खींच लिया और बोला कि ये टीम जो है ना, ये बहुत ही अच्छी है। जो ये टीम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड टीम, ये बहुत ही अच्छी है। मानता हूं
मानता हूं कि इनसे गलती हुई है, लेकिन हम इनको 1 साल और देंगे। हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, देखते हैं 1 साल बाद क्या होता है। और दोस्तों ऐसा ही जोश पूरे टीम के अंदर भर दिया और पूरी टीम पहले से भी दोगुना तिगुना जोश से आ गई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फिर 1 साल जी जान से मेहनत किया और आखिरकार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च हो ही गया सक्सेसफुली। और दोस्तों आखिरकार ये लॉन्च हो ही गए कामयाबी से सक्सेसफुली। और दोस्तों इस बार जब कॉन्फ्रेंस के लिए प्रोफेसर धवन जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए तो दोस्तों धवन जी ने जो माइक था वो कलाम जी की ओर दे दिया और बोला कि आप अब कामयाबी में हैं, आप अब सक्सेसफुल हैं, आप इनके प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो दोस्तों कलाम जी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हें ऐसा सोचा और बोला कि जब मैं नाकामयाब होऊंगा, जब मैं फेल होऊंगा तो जो भी सारी फेलियर होगी खुद के ऊपर ले लूंगा, और जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो सारी जो कामयाबी होगी वो बाकी की टीम मेंबर्स को दे दूंगा। और दोस्तों इसी से हमारा एक गोल्डन स्टेटमेंट भी आता है, वो ये है दोस्तों कि हाउ टू हैंडल सक्सेस एवरीवन नोज इट, हाउ टू हैंडल सक्सेस एवरीवन नोज इट, बट हाउ टू हैंडल फेलियर no one knows it, only धवन जी knows and धवन जी teach us to handle failure। दोस्तों इसका जो हिंदी में मीनिंग हुआ वो हुआ कि कामयाबी को कैसे हैंडल करना है ये तो सबको आता है, कामयाबी को कैसे हैंडल करना है ये तो सबको आता है, लेकिन नाकामयाबी को हैंडल करना को भी नहीं आता है, ये केवल सतीश धवन जी को आता है और उन्होंने हमको ये हैंडल करना सिखा भी दिया। और दोस्तों इसी बात से जो उस टाइम थी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और धवन जी को मीटिंग के लिए बोला। वे दोस्तों गए मीटिंग के लिए और मीटिंग में इंदिरा गांधी जी ने उनसे बोला कि मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिलना चाहती हूँ। तो दोस्तों धवन जी ने जैसे ही धवन जी ने ये बात सुनी उन्होंने कलाम जी को फोन मिलाया और बोला कि देश की प्रधानमंत्री, देश की प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि मेरे पास ना कपड़े हैं ना सूट है, मैं तो फटी चप्पल में घूम रहा हूँ, ना मेरे पास सूट है ना कपड़े हैं ना जूते हैं, मैं उनसे कैसे मिलने आऊं। तो हाँ दोस्तों उस टाइम धवन जी ने एक दिल को छू जाने वाली बात बोली। वो बात ये थी दोस्तों कि कलाम तुमने तो पहले से ही कामयाबी का सूट पहना हुआ है, तुमको और किसी सूट की क्या आवश्यकता है। और दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बात सुन के आए और श्रीमती इंदिरा गांधी से मुलाकात की उन्होंने, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस टाइम उनसे बोला कि हमारे आजू बाजू के देश पाकिस्तान और चाइना मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं, तो दोस्तों हमारे देश भारत को भी मिसाइल्स बनाना होगा। ये काम मैं आपको सौंपती हूँ कलाम जी, आप हमारे देश के लिए मिसाइल्स बनाइए। हाँ तो दोस्तों उस टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा सा सोचे और ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। उसी वक्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी से भी मुलाकात हुई और दोस्तों जब वाजपेयी जी से उनकी मुलाकात हुई तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके सामने हाथ दिया अपना हाथ मिलाने के लिए, तो दोस्तों डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने हाथ नहीं मिलाया बल्कि दोस्तों उन्होंने उनसे गले मिले। और ये बात देख के श्रीमती इंदिरा गांधी थोड़ा सा मुस्कुराई और डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी से बोली कि ध्यान रखना अटल, ये मुसलमान है। तो दोस्तों उस टाइम डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छी सी बात बोली कि ये मुसलमान बाद में है, पहले तो ये हमारे देश के एक सच्चे और ईमानदार नागरिक हैं और उसके बाद ये हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक, बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं। तो ये बात दूसरी है कि ये कौन से धर्म से कौन से जात से हैं, ये बात है कि ये हमारे देश के बहुत कामयाब, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं। तो ये बात
सुनते ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद वो गए और बहुत बहुत मेहनत किया मिसाइल्स पे और एक के बाद एक मिसाइल्स बनाई। और दोस्तों वे बहुत सा काम करते जा रहे थे और उस काम का उनको इनाम भी दिया जा रहा था। तो दोस्तों 1981 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो 1982 में 1982 में उनको डीआरडीओ का डायरेक्टर घोषित किया गया। डीआरडीओ के डायरेक्टर हो गए थे, लेकिन दोस्तों वे मन से खुश नहीं थे। वे खुश नहीं थे क्योंकि हमारे आजू बाजू के देश पाकिस्तान और चाइना उस वक्त बहुत से मिसाइल्स परीक्षण कर रहे थे। हाँ दोस्तों, इसीलिए वे खुश नहीं थे। और दोस्तों उसी वक्त उन्होंने महाभारत पढ़ना स्टार्ट किया। दोस्तों बहुत ही काल्पनिक आदमी थे, बहुत ही इमेजिनेटिव आदमी थे। महाभारत में बर्बरीक की कहानी सामने आई और बर्बरीक की कहानी में क्या है कि बर्बरीक के पास 3 तीर थे। पहले तीर से वो जो भी उसकी सेना थी उसको सेफ करता था, सेफ्टी देता था। और दोस्तों दूसरे तीर से वो हमला करता था, वो दोस्तों अटैक करता था। तीसरे तीर से वो दोस्तों विरोधी सेना का गेम ओवर कर देता था। तो दोस्तों ये थी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है यार कि 3 तीर हैं, पहले से सेव किया, दूसरे से अटैक किया, तीसरे में गेम ओवर। तो ऐसा ही था। तो दोस्तों वहां से ही उनको गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट का सूझा। वो दोस्तों गाइडेड मिसाइल्स बनाना चाहते थे और दोस्तों उन्होंने गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और दोस्तों वो एक के बाद एक मिसाइल्स बनाते ही जा रहे थे और सक्सेसफुल भी हो रहे थे। 1985 में उन्होंने त्रिशूल लॉन्च किया और दोस्तों 1988 में उन्होंने पृथ्वी भी लॉन्च कर दी और 1989 में आकाश और नाग दोनों एक साथ लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक ऐसी भी मिसाइल थी जो बार बार लॉन्च हो रही थी, बार बार फेल हो जा रही थी, बार बार लॉन्च हो रही थी, बार बार फेल हो जा रही थी। दोस्तों उस मिसाइल का नाम था अग्नि। वो दोस्तों बार बार लॉन्च होती, बार बार फेल हो जाती। तो दोस्तों इससे जो बाहरी लोग थे, जो दोस्तों और लोग थे, मीडिया थी, वो दोस्तों अपने अपने मुताबिक इसका गलत लोगों ने मजाक उड़ाना भी स्टार्ट कर दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। लेकिन कलाम बहुत ही सीरियस थे, वो वहीं के वहीं थे। और दोस्तों 1989 के खत्म होने से पहले ही उन्होंने 1989 के खत्म होने से पहले अग्नि भी लॉन्च कर दी। और जो भी लोग नाजायज बोल रहे थे इनके बारे में, इनके टीम के बारे में, उनकी बोलती बंद कर दी। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि आप नहीं, आपका काम बोलता है। इसीलिए काम पे भरोसा रखिए, काम पे विश्वास रखिए, भगवान तो आपका साथ देंगे ही देंगे। और दोस्तों ये 1989 में इसके लॉन्च होते ही दोस्तों 5 देशों के बाद रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, इन 5 देशों के बाद छठे पायदान पे भारत भी आ गया। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ही वजह से ये दोस्तों भारत ने 195 देश 195 देशों को पीछे छोड़ के ये दोस्तों छठे पायदान पे आ गया एटम मिसाइल्स के मामले में। तो उस बीच 1989 में पूरे वर्ल्ड में 5 न्यूक्लियर पावर कंट्री, फ्रांस, यूएस, रशिया, यूके और चाइना, हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं थी। हमको तो केवल चाइना से प्रॉब्लम थी। और क्यों थी? क्योंकि वो पाकिस्तान को छुप छुप के न्यूक्लियर पावर्स दे रहा था दोस्तों। तो हमको केवल चाइना से ही प्रॉब्लम थी। लेकिन हमने भी दोस्तों इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और दोस्तों 1998 में ऑपरेशन शक्ति हमने भी छुप छुप के किया। किसी को, विरोधी देश को इसकी आहट भी नहीं लगने दी। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ हमारे गोल्डन स्टेटमेंट भी आता है। वो ये है दोस्तों कि उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, लेकिन जो डूबते हुए सूरज को सलाम करता है, फिर से उगा हुआ सूरज
सबसे पहले उसको सलाम करता है। जी हाँ दोस्तों, 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया इनको। और दोस्तों 1999 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रिटायरमेंट ले लिया और 1999 में जैसे ही इन्होंने रिटायरमेंट लिया, उधर डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी शासन में आ गए थे, देश के प्रधानमंत्री हो चुके थे वो। तो दोस्तों डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास फोन मिलाया कि दोस्तों डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला कि हम अपना मंत्रिमंडल बना रहे हैं, आपको हम इसके लिए आपको हम अपना मंत्रिमंडल सौंपना चाहते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि हमको एक दिन का समय दीजिए। और दोस्तों अगले दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गए और दोस्तों उन्होंने बोला उनसे कि मैं आपके ऑफर को अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे देश का नया भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाना है। तो मैं फिर से साउथ में जाऊंगा और बच्चों को कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाऊंगा। हाँ तो दोस्तों वे वापस साउथ लौट गए और अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी में वो दोस्तों पढ़ाने लगे। बहुत ही अच्छी स्पीचेस देते थे। लेकिन दोस्तों 2-3 सालों के बाद यानी 2002 में जब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनने की बारी आई, तो फिर से डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उसके लिए नाम दिया। दोस्तों बहुत से नाम सामने आए, बहुत सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन दोस्तों अंत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आया और डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिर से एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फोन मिलाया। और जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फोन उठाया तो डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि इस बार मना मत कीजिएगा, पिछली बार आपने मंत्रिमंडल को संभालने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार प्लीज मना ना कीजिएगा, हम आपका नाम राष्ट्रपति के लिए दे रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए दे रहे हैं, कृपया से इसको स्वीकार कर लीजिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए। और 1 घंटे बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को जब दोबारा फोन किया और बोला कि मुझे आपका ऑफर स्वीकार है। और दोस्तों 2002 से 2007 तक हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे। और ये दोस्तों एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो केवल 2 सूटकेस लेके गए थे राष्ट्रपति भवन में और 2 सूट लेके वापस भी आए राष्ट्रपति भवन से। जी हाँ दोस्तों, ये थी ईमानदार। दोस्तों इनकी कुल संपत्ति, टोटल प्रॉपर्टी में था ही क्या, एक इनका पैटर्नल पैतृक हाउस था जो कि इनके फादर ने बनवाया था। और दोस्तों 2500 किताबें थी और एक वीणा थी जो ये दोस्तों बहुत प्रेम पूर्वक बजाया करते थे। वीणा से दोस्तों इनको प्रेम था। और एक रिस्ट वॉच थी यानी कलाई घड़ी थी और एक सीडी प्लेयर था जिसमें ये भजन सुनते थे दोस्तों एक लैपटॉप था, 6 शर्ट था, केवल दोस्तों 6 शर्ट, 3 खुद की थी इनकी और 3 डीआरडीओ से मिली हुई थी। और दोस्तों 4 पैंट थी, 2 डीआरडीओ की और 2 खुद की थी, 3 सूट थे और 1 जोड़ा जूता था। लेकिन इनके पास 40 डॉक्टरेट्स थी, 40 डॉक्टर्स की डिग्री थी। दोस्तों इन्होंने कभी भी मेडिकल की स्टडी तो नहीं की थी, पीएचडी तो नहीं की थी, लेकिन जब भी ये किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में जाते, हर जगह से डॉक्टरेट की डिग्री लेके आते, वहां पे ऐसा स्पीच ही देते, ऐसा सबको प्रभावित ही करते कि सबको डॉक्टरेट की डिग्री देनी ही पड़ती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से ये एक महान लीडर भी थे। कैसे दोस्तों, एक महान लीडर वो होता है जो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे प्राणी की हेल्प करता है जिससे उसको कोई फायदा नहीं है, वो एक महान लीडर होता है।
और दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा ही करते थे। तो दोस्तों इससे ये प्रूफ होता है कि ये एक महान लीडर भी थे। दोस्तों इसीलिए तो उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड और रामानुजम अवार्ड जैसे सैकड़ों अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। और दोस्तों स्विट्जरलैंड जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में 8th रैंक पे है, 8वें पायदान पे है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। लेकिन वो दोस्त 26 मई को साइंस डे सेलिब्रेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों 26 मई को ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनके देश गए थे, इसीलिए वो दोस्तों साइंस डे के रूप में 26 मई को सेलिब्रेट करता है। और दोस्तों यूएन बोलता है, यूनाइटेड नेशन बोलता है कि हम दोस्तों जो यूएन है वो बोलता है कि इनके जन्मदिन को हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के IIM के इंस्टीट्यूट में ये दोस्तों स्पीच देते वक्त हमको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जैसे दोस्तों एक क्षत्रिय रणभूमि में प्राण को त्यागता है अपने, वैसे ही ये दोस्तों जो इनका रणभूमि था, इंस्टीट्यूट था, लेबोरेटरी थी, वहां पे ही दोस्तों स्पीच देते वक्त वो हमको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों उससे क्या हुआ, जो इनके विचार हैं, थॉट्स हैं, ये दोस्तों सालों तक, दशकों तक, सदियों तक हमेशा जीवन भर के लिए याद रहेंगे। और दोस्तों इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा पाना चाहता हूं। और दोस्तों आखिरी में बस इतना ही बोलूंगा कि मेरी तरफ से कलाम को सलाम। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ही कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए। और दोस्तों जो भी राय होगी आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आखिरी में आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मैरिड थे या फिर नहीं, और अगर थे तो उनकी वाइफ का क्या नाम था? आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, आपको अगर इसका आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जानते रहिए, सीखते रहिए, बी सेफ, यूज मास्क, यूज हैंड सैनिटाइजर और बिना वजह घर से बाहर ना निकलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जानते रहिए, सीखते रहिए एंड टेक केयर।